हेलो एवरीवन, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.6 स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा का। ठीक है, फर्स्ट हम देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज 2 ईयर अगो एंड 3 ईयर हेंस इज 84। फाइंड हर प्रेजेंट एज। प्रगति की 2 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 84 है, तो वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारा मेन उसका प्रेजेंट एज निकालना है, तो हम लेट करेंगे। लेट हिंदी में माना। प्रगतिज प्रेजेंट एज x ईयर्स। ठीक है, माना प्रगति की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 2 वर्ष पहले की आयु, 2 वर्ष पहले मतलब माइनस हो जाएगा, तो x -2 और 3 वर्ष बाद 2 years ago age and 3 year hence age, so x + 3। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लिकेशन, सो x -2 x + 3 इज इक्वल्स टू 80। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हमें फॉर्म होगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, देखो सेम, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 + 3x, 2 इंटू एक्स -2x and 2 3 = 6 to 84। now x square plus x minus 6 is equals to 84। ये यहाँ से शिफ्ट कर लेंगे, x square plus x minus 6 minus 84 is equals to 0। तो x square plus x minus 90 is equals to 0। ये मिल गया हमें इक्वेशन। अब आप इसको चाहे फॉर्मूला मेथड यूज़ करो, चाहे कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड यूज़ करो, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, गुणनखंड, पूर्ण वर्ग विधि या सूत्र विधि, कोई भी मेथड का यूज़ करके इसे सॉल्व कर सकते हो। तो मैं सिंपल गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करूँगी। मुझे मल्टीप्लाई करने पर 90, प्लस माइनस करने पर 1 चाहिए, तो 10 9 90, ये प्लस में ये माइनस में, सो x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। फाइन, अब कॉमन निकाल लेंगे, तो x कॉमन निकलेगा, ये हो जाएगा x + 10 माइनस 9 कॉमन निकालेंगे, x माइनस अगेन 10 टू 0। सो एक ब्रैकेट हो गया मेरा x + 10 और दूसरा हो गया, सॉरी ये प्लस है, दूसरा हो गया x माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू 0। सो x + 10 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू -10 और x इज इक्वल्स टू +9। अब देखो, जैसा कि हमें पता है एक वैल्यू नेगेटिव मिले, एक पॉजिटिव मिले, ठीक है, बट हमें पता है जो एज होता है वो नेगेटिव नहीं होता। यहाँ एज की बात कर रहे हैं तो एज नेगेटिव नहीं होता, सो एज कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore x is not equals to -10, therefore x is equals to 9। तो प्रगति की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, एज 9 years। ओके, ठीक है। और अगर आपको चेक करना है कि ये करेक्ट है या नहीं, तो सिंपल, उसने क्या बोला था, 2 years पहले मतलब 7 साल की थी और 3 ईयर बाद मतलब 9 + 3 12, मतलब 7 × 12 करो, 12 7 = 84। यही दिया हमें 84, मतलब हमारा आंसर राइट है। समझा। अब सेकंड सम पे आ जाते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर इज 244। फाइंड द नंबर। 2 क्रमिक सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। अब उसने एक चीज़ इसमें बोला है कि जो 2 कंसेक्यूटिव नंबर है वो इवन नंबर है। ठीक है, तो लेट द स्मॉलर नंबर इज x। माना छोटी संख्या x है
तो जो दूसरी होगी इवन नंबर है, मतलब कभी भी इवन नंबर बोलेगा तो x+2 करोगे, ऑड नंबर बोलेगा तो आपको x+1 करना है। सम बोला तो हम x+2 करेंगे, विषम बोला तो x+1, ठीक है। तो बिगर नंबर x+2, मतलब ये दो नंबर्स मुझे मिल गए। अब उसने इन दोनों का क्या बोला, सम बोला, तो अब कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो x² प्लस x+2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 244, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर। अब सॉल्व करें, x² प्लस 2 इज ऑफ 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 244, ठीक है। अब इसके आगे x+x 2x प्लस 4x प्लस 4 माइनस 244 इज इक्वल्स टू 0, 2x² प्लस 4x माइनस 240 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए आप एक दो मेथड यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले या तो इसको इजी करना है तो सब 2 से डिवाइड कर दो, छोटा हो जाएगा नंबर, डिवाइडिंग बाय 2 ऑल साइड, सभी पक्षों में 2 से भाग देने पर हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 120। अब सेम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, आपको जो मेथड इजी लगता है वो, ठीक है। तो मैं सेम अगेन ये वाला मेथड यूज़ करूँगी, कौन सा, फैक्टराइजेशन। मल्टीप्लाई करने पर 120 प्लस या माइनस करने पर 2, तो 12 10 प्लस ये माइनस, ओके। अरेंज कर लेंगे, x² प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से कॉमन निकलेगा x प्लस 12, सो यहाँ पे कॉमन निकलेगा -10, बचेगा x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट हो गया x प्लस 12, ब्रैकेट हो गया x माइनस 10 विच इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर लो, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x इज इक्वल्स टू -12 और x इज इक्वल्स टू 10, बट हमें उसने क्या बोला है कि ये जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। बट नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, प्राकृत संख्या ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए x जो है वो -12 नहीं है, तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू, तो हमें जो दोनों नंबर निकालना है तो क्या हो जाएगा, पहला नंबर तो 10 हो गया, तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 10 प्लस 2, तो नंबर्स आर 10 एंड 12, ओके। इस तरीके से हम अपना सेकेंड सम भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। दोनों सम देख लीजिए एक बार अच्छे से। ठीक है, तो अभी हम थर्ड सम की तरफ बढ़ते हैं। इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंज ट्री, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज़ 5 मोर देन ईच इन कॉलम, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग चार्ट। आपको चार्ट दिया है, मैंने चार्ट नहीं बना, आप टेक्स्ट बुक के थ्रू चार्ट देख सकते हैं। श्री मधुसूदन के संतरे के बगीचों में आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या खड़ी कतार के पेड़ों की संख्या से 5 अधिक है, ठीक है। तो यदि संतरे के बगीचे में कुल 150 पेड़ हो तो आड़ी और खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या कितनी होगी, निम्न प्रवाहाकृति के आधार पर हमें उदाहरण हल करना है। अभी आपको प्रवाहाकृति किताब में दिया, आप उसमें से देख सकते हैं, मैं डायरेक्टली आपको सॉल्व करके दे देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमें इसमें देखना पड़ेगा कि छोटा कौन है, ठीक है। उसने क्या बोला कि इसमें संख्या ज़्यादा है, खड़ी कतार के पेड़ों की संख्या 5 से अधिक है, ठीक है। आड़ी कतार में जो पेड़ों की संख्या वो खड़ी कतार से ज़्यादा है, मतलब आड़ी में दो लाइन्स होती हैं ऐसे और ऐसे, ठीक है। इसे हम रोज़ बोलते हैं और इसे कॉलम्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ हिंदी में ये हो गई आड़ी कतार और ये खड़ी कतार, ठीक है।
तो इसमें जो है ये इससे 5 ज़्यादा है। अगर इसमें समझ लो 5 है तो इसमें 10 है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। तो हमें पहले जो छोटा है उसे एक्स लेट करेंगे। लेट या माना ट्रीज इन कॉलम, खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या। ठीक है, खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या x है। तो आड़ी कतार में क्या हो जाएगी, तो खड़ी कतार आड़ी कतार, तो ये हो जाएगी x प्लस 5, क्योंकि उससे 5 ज़्यादा ना, उसने यहाँ पे ऑलरेडी बोला है। ठीक है, अब इनकी टोटल 150 पेड़। अब देखिए यहाँ पे ऐसे 5 है, ऐसे 10 है। ठीक है, ऐसे कितनी रोज़ हैं हमें रोज़ नहीं मालूम, लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 150 मिलती है। इसका हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही होगा। सो आप इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखोगे, x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 150। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू 150। शिफ्ट करो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 इज इक्वल्स टू 0। अब प्लस या माइनस करने पर 150 माइनस में चाहिए, और सॉरी मल्टीप्लाई करने पर 150 प्लस माइनस करने पर प्लस 5। तो सिंपल 10 5 ज़ा 150, 5 चाहिए, मतलब ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा। ओके, तो सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5x माइनस 150 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन निकाल लो, ये हो जाएगा x प्लस 10, यहाँ पे माइनस 5 कॉमन निकलेगा, x प्लस इज इक्वल्स टू 0। सो एक ब्रैकेट हो गया x प्लस 10, दूसरा हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ऐसे दो ब्रैकेट मुझे मिल जाएंगे। अगेन इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 10 और x इज इक्वल्स टू प्लस 5। ये दो वैल्यू मिले। अगेन हम जो यहाँ पे नंबर देख रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो अगेन जो नेगेटिव वाला है वो स्किप हो जाएगा, मतलब 5। सो नंबर ऑफ कॉलम कैन नॉट बी नेगेटिव। खड़ी कतार की संख्या ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए x इज़ नॉट इक्वल टू 10, इसलिए x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5। मतलब मुझे कॉलम्स का नंबर कितना मिल गया, खड़ी कतार 5 पेड़, 5 ट्रीज। मतलब खड़ी कतार में कितने पेड़ है, 5, और आड़ी कतार में इससे 5 ज़्यादा है, मतलब x प्लस 5, मतलब 5 प्लस 5 तो 10 ट्रीज। ठीक है, इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। पूरा सम देख लो अच्छे से आप लोग। चलिए, तो अभी हम फोर्थ सम देख लेते हैं। विवेक किशोर से 5 वर्ष से बड़ा है, इसके गुणात्मक प्रतिलोम का योगफल 1/6 हो तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, विवेक इज ओल्डर दैन किशोर बाय 5 years। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एज इज 1/6। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। हमें उनका प्रेजेंट एज निकालना है। अब सबसे पहले कभी भी क्वेश्चन में एक चीज़ याद रखो, अगर वर्ड प्रॉब्लम आता है ना, तो हमेशा एक्स आप हमेशा छोटे जो रहेंगे उनको लिख करेंगे। तो यहाँ पे छोटा कौन है, देखो विवेक किशोर से बड़ा है, विवेक बड़ा है, विवेक इज ओल्डर, तो किशोर को हम एक्स लेट करेंगे। ठीक है, लेट किशोर्स प्रेजेंट एज
x ईयर्स, माना किशोर की वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है। ठीक, तो विवेक उससे कितने साल बड़ा है? 5 साल। तो विवेक की एज क्या हो जाएगी? विवेक की वर्तमान आयु x + 5, ठीक है। अब उसने क्या बोला? इनके गुणात्मक प्रतिलोम का योगफल, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स। जब भी रेसिप्रोकल की बात करेगा तो आप उनके एजेस को उल्टा करते हैं, मतलब इस तरीके से। और सम बोला है तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, = 1/6। ये हमें कुछ इस तरीके से इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। रेसिप्रोकल, ये वर्ड याद रखना तो रेसिप्रोकल और गुणात्मक प्रतिलोम। इंग्लिश मीडियम वाले रेसिप्रोकल याद रखेंगे, हिंदी मीडियम वाले गुणात्मक प्रतिलोम। जब भी ये वर्ड आता है आपको उस नंबर को उल्टा कर देना अपॉन में। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, तो ये हो जाएगा x + 5 + x अपॉन x × x + 5 = 1/6, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके नीचे का मल्टीप्लिकेशन करना ज़रूरी है। तो ये हो गया 2x + 5 अपॉन x² + 5x = 1/6। अभी अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब शिफ्टिंग वाला लेते हैं। तो 6 × 2x + 5 = x² + 5x। मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो सेम आएगा, तो मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया। 6 2 = 12x, 6 5 = 30, x² + 5x। ओके, नाउ अगेन शिफ्टिंग कर लेंगे, एक तरफ कर लेंगे सबको, तो हो जाएगा x² + 5x, ये इधर जा रहा है, -12x - 30 = 0। नाउ x² - 7x - 30 = 0। इतना क्लियर हो गया? ओके, नाउ सेम मुझे मल्टीप्लाई करने पर 30 चाहिए, भी माइनस में, प्लस माइनस करने पर 7। तो अभी आप बोलोगे 6 5 = 30, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। 6 + 5 11 होता है, 6 में से 5 गया तो 1 बचता है, मतलब ये नहीं चलेगा। तो हम लेंगे 10 3 ज़ा, 10 - 3 करेंगे तो 7 भी मिलता है, और 10 3 ज़ा 30 भी होता है। माइनस में चाहिए, मतलब ये साइन इसको जाएगी, ये साइन इसको जाएगी। ओके, अब x² - 10x + 3x - 30 = कॉमन निकाल लेंगे, x - 10 + 3 कॉमन यहाँ, x - 10 = 0। सो दो ब्रैकेट क्या मिलेंगे हमें? एक x - 10, एक x + 3 मिलेगा, = 0। नाउ x - 10 = 0 और x + 3 = 0। शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x = 10 और x = -3। अगेन हम एज है, एज की बात हो रही है यहाँ पर, तो एज कैन नॉट बी नेगेटिव, एज कैन नॉट बी नेगेटिव। आयु कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए x is not equals to -3, therefore x is equals to 10 लेंगे हम। अब मुझे ये किसकी एज मिल गई? देखो ये किशोर का एज है, किशोर्स एज 10 ईयर्स। तो दूसरा विवेक का एज क्या हो जाएगा? विवेक उससे 5 साल बड़ा है, मतलब 10 + 5 = 15। इस तरीके से ये वाला सम भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, पूरा सम देख लीजिए आप अच्छे से। तो अब हम 5th सम की ओर बढ़ते हैं। सुयश को 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड टेस्ट दैन द फर्स्ट। सुयश को जो फर्स्ट टेस्ट में मार्क्स मिले उससे 10 मार्क्स ज़्यादा मिले किसमें? सेकेंड में। 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट, जो भी सेकेंड टेस्ट है उसका 5 टाइम्स करने पर हमें जो फर्स्ट टाइम टेस्ट का मार्क्स है उसके स्क्वायर के इक्वल मिलता है, ठीक है। तो हमें उसके फर्स्ट टेस्ट का सिर्फ मार्क्स निकालना है। सुयश को गणित की प्रथम जांच परीक्षा में प्राप्त अंक की अपेक्षा द्वितीय जांच परीक्षा में 10 अंक ज़्यादा मिले हैं।
द्वितीय जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों का गुणा का 5 गुना प्रथम जांच परीक्षा के अंकों के वर्गों के बराबर हो तो हमें प्रथम जांच परीक्षा में कितने अंक प्राप्त हुए ज्ञात करना है। छोटा कौन है, किसमें कम स्कोर मिले हैं? फर्स्ट टेस्ट। लेट माना सुयश स्कोर x मार्क्स इन फर्स्ट। सुयश को प्रथम परीक्षा में x मार्क्स मिले या x अंक मिले, ठीक है। तो सेकेंड टेस्ट क्या हो जाएगा? सेकेंड टेस्ट में उसको 10 मार्क्स ज़्यादा है, ये मेरा सेकेंड टेस्ट का मार्क्स है। अब हम कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट, द्वितीय जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों का 5 गुना। द्वितीय जांच परीक्षा ये थी, सेकेंड टेस्ट ये था, तो इसका 5 टाइम्स इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टाइम टेस्ट। प्रथम परीक्षा के अंकों के वर्गों के बराबर है, तो प्रथम में उसको x मिला था तो ये x का, ये कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? देखो 5x + 10 इज इक्वल्स टू x²। ओके, नाउ शिफ्ट। जब आप शिफ्ट करोगे तो x² - 5x - 10x। ओके, अब इसे सॉल्व करना है, हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। कौन सा मेथड यूज़ करेंगे कि मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर 10 चाहिए और प्लस माइनस करने पर 5। देखिए ये सब थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी कि फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आपने जब सॉरी 5x और ये 50 हो जाएगा, माई मिस्टेक। हाँ बराबर अप्लाई होगा, माई मिस्टेक है, ये 50 है तो यहाँ पे ये मुझे 50 मिलेगा। अब मिलेगा आंसर, माई मिस्टेक है, दैट वाज सॉरी। सो 550 मल्टीप्लाई करने पर 50 प्लस माइनस करने पर 5, अगेन 10 5 माइनस में चाहिए तो ये माइनस में, ये साइन हमेशा बड़े को देते हैं। अब कॉमन निकाल, पहले अरेंज कर लेंगे। कॉमन निकाल लेंगे, तो ये वैल्यूज़ मिल गई इस तरीके से। 2 ब्रैकेट हमें मिल जाएंगे, x - 10 और x + 5 इज इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ x - 10 इज इक्वल्स टू 0 और x + 5 इज इक्वल्स टू 0। अब x इज इक्वल्स टू 10 और x इज इक्वल्स टू 5। देखो ये माइनस है। अब दूसरी चीज़, अगर आप बोलोगे मार्क्स की बात, तो मार्क्स कभी कभी नेगेटिव होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे कहीं पे भी नेगेटिव मार्किंग का उसने कोई बात नहीं बोला, बराबर। तो जब तक उसने नेगेटिव मार्किंग की बात नहीं बोली हमें कहीं पे भी क्वेश्चन में, तो हम नेगेटिव मार्किंग को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप सीधा लिखो, मार्क्स कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore x is not equals to -5। x की वैल्यू क्या हो गई हमारी 10, ठीक है। x की वैल्यू 10 मिल गई मुझे। अब सिंपल, उसको फर्स्ट टेस्ट में कितना मिला, हमें सिर्फ फर्स्ट टेस्ट से निकालना बोला। अब और एक चीज़, हमें दूसरा वैल्यू नहीं निकालने बोला, सिर्फ फर्स्ट टेस्ट में कितना मिला। तो फर्स्ट टेस्ट क्या है, x है। फर्स्ट टेस्ट में उसको कितना मार्क्स मिला है, 10 मार्क्स। तो सुयश स्कोर 10 marks in फर्स्ट टेस्ट। हो गया, ये सम भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो आप एक बार देख लीजिए अच्छे से, कुछ भी डाउट है तो।
ठीक है, तो हमारा 5 सम कंप्लीट हो गया। अभी 6 सम देखते हैं। Mr. Kasam runs a small business of making earthen pot. He makes a certain number of pot on daily basis. Production cost of each pot is 40 more than 10 times the number of pot. ठीक है, he makes one day in one day. If production cost of all pots per day is 600, find the production cost of one pot and number of pot he makes per day. ठीक है, श्री कासम का मिट्टी के बर्तन बनाने का एक कुटीर उद्योग है। वे प्रतिदिन एक निश्चित संख्या में बर्तन बनाते हैं, एक फिक्स नंबर है उनका। यहाँ पे भी उसने वही बोला है, सर्टन नंबर ऑफ पॉट। अब वो समझ लो, फॉर एग्जांपल वो एक बनाते हैं 8 पॉट्स रोज, फॉर एग्जांपल है, ये मानना है नहीं एक्चुअल, बट मैं एग्जांपल लिख करने लगी। प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य बनाए गए बर्तनों की संख्या के 10 गुना से 40 अधिक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, उनका जो पर पॉट का जो कॉस्टिंग है वो कितना है, इसके 10 टाइम्स, मतलब 80 + 40, मतलब एक पॉट बनाने में उनको 120 रुपीज़ लगता है। एग्जाम्पल, आप जितने भी वो पॉट बनाते हैं, ठीक है, उसका टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, हमारा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 600 है। वो कितना बनाते ही नहीं पता, अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आना चाहिए वैसे, तो वैसे उसने 600 दिया है हमें, उनका प्रोडक्शन कॉस्ट और नंबर ऑफ पॉट्स कितना बनाते हो निकालना है। ठीक है, सो हम लेट करेंगे। Let Mr. Kasim makes X pots daily. माना मिस्टर कासम, श्री कासम रोज प्रतिदिन X बर्तन बनाते हैं। ठीक है, अब X नंबर ऑफ बर्तन तो बनाते हैं, तो उनका लागत मूल्य भी निकालना पड़ेगा हमें, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगा, लागत मूल्य, जितने भी पॉट बनाते हैं उसका 10 टाइम्स + 40, ये हमारा रुपीज़ में। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ पॉट तो हमको पता नहीं, लेकिन टोटल खर्चा उनको रोज़ का 600 आता है। अब जितना भी पॉट बनाते हैं उसके अकॉर्डिंगली 600, तो इसको मल्टीप्लाई, जब भी हम नंबर ऑफ पॉट और उसके कॉस्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें टोटल कॉस्टिंग पता चल जाती है ना। टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 600 है। यहाँ हमारा इक्वेशन हो जाएगा x × 10x + 40 इज इक्वल्स टू 600। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 10x² + 40x इज इक्वल्स टू 600। शिफ्ट कर लो, ये हो गया 10x² + 40x - 600 इज इक्वल्स टू 0। अब अगेन यहाँ पे ऐसे देखो, हमारे ज़ीरो वाले नंबर्स हैं, मतलब यहाँ 10 से डिवाइड दे सकते हैं। डिवाइडिंग बाय 10 ऑल साइड, सभी पक्षों में दस से भाग देने पर। ठीक है, तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखो ये हो जाएगा x² + 4x - 60 इज इक्वल्स टू 0। अब सेम, आपको जो मेथड अच्छा लगता है वो, अगर आप बोलोगे फार्मूला मेथड तो यू कैन ऑप्ट फॉर इट, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फार्मूला मेथड यूज़ कर सकते हो। कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड अगर ईजी लगता है, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड यूज़ करो। फैक्टराइजेशन मेथड ईजी लगता है तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सेम मैं फैक्टराइजेशन यूज़ करूँगी, -60 चाहिए 10, तो ये 10 6 60, ये प्लस में और ये माइनस में। अब अरेंज कर लेंगे, x² + 10x - 6x - 60 इज इक्वल्स टू 0। सो ये हो गया, x कॉमन निकाला, x + 10 बचा, -6 कॉमन निकाला, x + 10 बचा इज इक्वल्स टू x + 10 x - 6 इज इक्वल्स टू 0। x + 10 इज इक्वल्स टू 0 और x - 6 इज इक्वल्स टू 0। सो ये x इज इक्वल्स टू -10 और x इज इक्वल्स टू 6। देखो, जैसा कि हम ये x क्या है, हमने x किसको माना है, पॉट, नंबर ऑफ पॉट जितना वो बनाते हैं। तो कभी भी एक जाहिर सी बात है, जितना भी पॉट बना रहे हो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, बराबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ पॉट्स
कैन नॉट बी नेगेटिव। बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए x इज़ नॉट इक्वल्स टू -10, इसलिए x इज इक्वल्स टू 6। तो बर्तन वो कितना रोज बनाते हैं? 6। नंबर ऑफ पॉट्स, बर्तनों की संख्या 6 पॉट्स, 6 बर्तन। और लागत मूल्य, प्रोडक्शन कॉस्ट कितना हो जाएगा? 10x प्लस 40 था ना, तो 10 × 6 + 40 ये हो गया 60 + 40 विच इज इक्वल्स टू 100 रुपीज़। अभी देखो मल्टीप्लाई करो, 10 × 6 = 60, तो 10 × 6 = 60 करोगे तो आपको ये 600 मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम अपना 7th सम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। प्रतीक टेक्स 8 आवर टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। देखो यहाँ पे हम डाउन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, मतलब कोई भी एक प्लेस। ठीक है, अब वो स्पेस कैसे होगा, लेकिन डाउन स्ट्रीम की बात करें मतलब ये हम किसी रिवर की बात कर रहे हैं। रिवर में जब वो ऐसे ट्रैवल कर रहा है एक तरफ से, तो डाउन स्ट्रीम ट्रैवल करके वापस आने में उसको उसी जगह पर 8 आवर्स लगे। ठीक है, और ट्रैवलिंग का किलोमीटर है 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 36 या आते वक्त 36 है, मतलब 36 + 36 टोटल उसने ट्रैवल किया है। ओके, ये क्वेश्चन में याद रखना है। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, अगर पानी स्थिर है मतलब ना जा रहा है, हिल रोल नहीं रहा है, तो ऐसे में जो पानी की स्पीड है वो है 12 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट, हमें वाटर करंट की स्पीड निकालनी है। किसी नदी में प्रवाह के विपरीत 36 किलोमीटर जाकर वापस उसी स्थान पर आने में प्रतीक को 8 घंटे लगते। देखो ये नदी का प्रवाह है जिसमें यहाँ से वो नीचे की तरफ गया 36 किलोमीटर और जाकर वापस आया। 36 किलोमीटर गया, 36 किलोमीटर आया, टोटल 72 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया है और इसे उस करने में उसे 8 घंटे लगे। कितने? 8 घंटे। यदि शांत पानी में नदी का वेग इतना है तो हमें नदी की प्रवाह ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे किसको? नदी की प्रवाह को। स्पीड ऑफ वाटर, लेट वाटर करंट स्पीड, नदी की प्रवाह का वेग। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब जाने और आने के लिए ट्रैवल कर रहा है, क्या है ये? ट्रैवलिंग डाउन स्ट्रीम, विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा? स्पीड क्या हो जाएगी? 12 - x। ठीक है, जब ऑपोजिट होते हैं ना, तो ऑपोजिट के में हमेशा आप माइनस करोगे। ठीक है, उसने ऑपोजिट बोला। अब सेम अगर सिचुएशन है, अगर नदी ऐसे बह रही है और वो भी ऐसे ही ट्रैवल कर रहा है, तो स्पीड बढ़ जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में ट्रैवलिंग अपस्ट्रीम। ठीक है, तो अपस्ट्रीम मतलब प्रवाह की दिशा में, दिशा ऐसे में आप प्लस करते हो तो ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब हम हमारा इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन कैसे होगा? देखो 36 किलोमीटर गया ऑपोजिट में और उतना ही 36 किलोमीटर ही वो आया, लेकिन सेम दिशा में, तो ये हो जाएगा ऐसे। अब
टोटल टाइम कितना लगा, 8 घंटा। ठीक है, अब इसे इक्वेशनली हम सॉल्व करेंगे। सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 36 12 प्लस एक्स 36 12 माइनस एक्स अपॉन 12 प्लस एक्स 12 माइनस इज इक्वल्स टू 8। ओके, ना इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। देखो उसको मल्टीप्लिकेशन आपको करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करो 36 इंटू 12, 12 6 72, 7 12 3 36, 36 and 7 37 38 39 40 41 42 43, 3 plus 36x plus again 432 plus 36x अपॉन, देखो ये a प्लस बी और a माइनस बी जैसा दिख रहा है तो मैं इसे इससे लिख सकती हूँ 12 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। अब इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगा ये प्लस ये, और ये इससे कैंसिलेशन में मिलेगा। ये तो बाद में का स्टेप है, पहले हम शिफ्ट कर लेते हैं बाय मिस्टेक। तो 432 प्लस 432 864, ये इससे कैंसिलेशन में चला गया, इज इक्वल्स टू 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। अब 8 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में इधर ला के डिविजन कर देते हैं, 64 अपॉन 8, ये नंबर इजी हो जाते हैं, स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे। 1 सा 8 0 8 सा 64 एक्स स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। ठीक है, अब इस और एक, अब ये सॉल्व होगा इसके आगे कैसे, देखो 108 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 140। अगेन शिफ्टिंग कर लेंगे, इसको यहाँ शिफ्ट कर लो, सो ये हो जाएगा x माइनस 144 माइनस 108 इज इक्वल्स टू 0। सो माइनस माइनस एडअप होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 252 इज इक्वल्स टू 0। तो एक मिनट, लेट मी चेक कि यहाँ कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है ना। ओके, ओके हाँ, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक मुझे अब भी रियलाइज़ हुई, ये ऐसे नंबर्स थे और मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा है, तो यहाँ पे एक मिसिंग हो गया है। ओके, सो यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पर x होगा 12 और यहाँ पर x। ठीक है, यहाँ 12 और यहाँ पर x। ओके, दैट वाज माय मिस्टेक ना, इसीलिए यहाँ पे न्यूमेरिकल्स का एरर आ रहा था। राइट, सो ये हो जाएगा 108 इज इक्वल्स टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर। अब शिफ्ट करेंगे। ओके, नाउ जब शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 144 प्लस 108 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज लाइक दिस। यहाँ पे क्या, ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। अब 144 माइनस 108 करो, सो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 108, आई थिंक इट विल बी अराउंड 144 माइनस 108 6 and 36 which is equals to 0. Okay, now सेम यहाँ पे देखो आइडेंटिटी में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो ये गया x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 6
इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें -6 मिलेगी और x इज इक्वल्स टू +6 मिलेगा। ठीक है, अब जैसा कि हम बात करें वाटर करंट की, तो वाटर करंट जो होता है या नदी का प्रवाह ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, करेक्ट। तो ये नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम नेगेटिव वाले को एलिमिनेट करेंगे। सो यहाँ लिखेंगे नदी प्रवाह ऋणात्मक नहीं होता है। वाटर करंट कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए x इज इक्वल्स टू जो -6 है ये टर्म हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 6। तो हमें क्या निकालना था, यही निकालना था वाटर करंट स्पीड ऑफ वाटर करंट, नदी प्रवाह का वेग। सो स्पीड ऑफ वाटर करंट 6 किलोमीटर पर नदी प्रवाह का वेग 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से आपका ये सम होगा। देखो कभी कभी एरर्स आते हैं, सो एरर्स को आप लोग को ये नहीं करना है, आपको एक बार रियलाइज़ करना होगा, क्योंकि अभी यहाँ पर अगर मैं इसके आगे कंटिन्यू करती तो मुझे इसका रूट नहीं मिलता था, करेक्ट है। इट मीन्स मैंने कहीं मिस्टेक किया है, तो आपको एक बार चेक करना ज़रूरी है। ओके, सम देख लीजिए पूरा। तो हमारा 7th सम भी हो गया। अब 8th सम को देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। पिंटू टेक्स 6 days मोर दैन दोज ऑफ निशु टू कंप्लीट सर्टन वर्क। एक कोई काम है जो पिंटू और निशु कर रहे हैं, ठीक है। निशु को जितना भी दिन लग रहा है उस काम को कंप्लीट करने में, उससे 6 दिन ज़्यादा पिंटू को लगता है। इफ़ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 days। अगर वो दोनों साथ में काम करेंगे तो 4 days में तो कंप्लीट कर लेंगे, बट हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कम्प्लीट द वर्क इफ़ दे वर्क अलोन। लेकिन उसने क्वेश्चन पूछा कि अगर वो अलग अलग करते हैं उस काम को तो उन्हें कितना दिन लगेगा। किसी काम को पूरा करने के लिए पिंटू को निशु से 6 दिन अधिक लगते हैं। सेम, निशु को जितना भी दिन लग रहा है उससे 6 दिन ज़्यादा पिंटू लेगा। दोनों मिलकर वही काम 4 दिन में पूरा कर लेते हैं, और उस काम को अकेले पूरा करने के लिए प्रत्येक को कितने दिन लगेंगे हमें ज्ञात करना है। कम दिन कौन ले रही है, निशु, तो हम निशु को लेट करेंगे। लेट निशु टेक्स x days। निशु x दिन लेती है किसी कार्य को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो पिंटू x + 6 हो जाएगा, x + 6 days, क्योंकि वो 6 दिन ज़्यादा लेता है निशु से, ठीक है। अब दोनों मिलकर उस काम को करना है। देखो जब भी आपको वर्क की बात करेगा, ठीक है, तो आपको वर्क वाले जो भी सम रहेंगे, वर्ड प्रॉब्लम रहेंगे, तो इसमें आपको रेसिप्रोकल्स यूज़ खुद से ही करना होगा, ये आपको समझ के रखना है। तो यहाँ पे एक काम को करने में निशु x days ले रही है और पिंटू x + 6 days ले रहा है, लेकिन यहाँ पे हम दोनों की बात करें कि दोनों कितना दिन ले रहे हैं, तो दोनों को एक साथ 4 days लग रहा है, ओके। लेकिन ये 4 days भी हम ऐसे नहीं लिखेंगे, अपॉन में लिखेंगे। एक काम को करने में 4 days लग रहा है। क्लियर हुआ कंसेप्ट, ओके। आई होप कि यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। इसमें कैसा होता है ना कि जब भी आप किसी वर्क के बारे में या ऐसे कोई इक्वेशन को फॉर्म करते हो जिसमें हम वर्क की बात कर रहे हैं, तो वो हमेशा रेसिप्रोकल के फॉर्म में ही होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो एक काम को कंपेयर कर रहे हैं हम कितने डेज से, ये इसके अकॉर्डिंग है। अब सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x + 6 + x अपॉन x, x + 6 इज इक्वल्स टू 1/4, ओके। नाउ ये हो जाएगा 2x + 6 अपॉन x² + 6x इज इक्वल्स टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 4 2x + 6 इज इक्वल्स टू x² + 6x, 4 2 = 8x
प्लस 4 6 24 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। नाउ शिफ्टिंग, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x शिफ्ट हो गया तो ये हो गया -8x माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब ये मुझे मेरा इक्वेशन फॉर्म हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है। अब सेम यहाँ पे इसके आगे आप जो मेथड चाहो वो अप्लाई कर सकते हो। मैं फैक्टराइजेशन ही यूज़ करूँगी, नो इश्यूज नो स्ट्रेस। सबसे इजी मेथड होता है फैक्टराइजेशन। तो मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर मुझे -24 मिले और प्लस माइनस करने पर 2 मिले। तो ऐसे कौन से नंबर है? देखो 6 4 ज़ा 24, ठीक है, ये माइनस में ये प्लस में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब कॉमन ले लो, x माइनस 6 प्लस 4 x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। सेम x माइनस 6 x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू 6 और x इज इक्वल्स टू -4, दो वैल्यूज़ मिल गई। बट हम यहाँ पे डेज़ की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में हमें डेज़ पूछा है ना कि कितना डेज़ लगेगा, तो डेज़ कैन नॉट बी नेगेटिव। दिन की संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। नंबर ऑफ डेज कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, सो देयरफॉर x इज नॉट इक्वल्स टू -4, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 6। तो निशु को कितने डेज लगते हैं? x किसका था देखो, निशु का। सो निशु टेक्स 6 days and Pintu takes x plus 6, it means 6 plus 6 which is 12 days। तो इस तरीके से हमारा ये सम भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। पूरा सम आप अच्छे से देख लीजिए। तो अब हम हमारे सेकेंड लास्ट सम की ओर देखते हैं। संख्या 460 को किस प्राकृत संख्या से भाग देने पर भागफल भाजक के 5 गुना से 6 अधिक है तथा शेषफल 1 आता हो तो भागफल तथा भाजक कितना होगा? इफ 460 is divided by a natural number, quotient is 6 more than 5 times the divisor. The remainder is 1. Find the quotient and divisor. अभी यहाँ पे उसने ऐसा टर्म दिया। अब आप यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हम लोगों ने एक बचपन में ये सीखा रहता है था कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर, हिंदी में हो जाता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, इसमें इसका बहुत ज़रूरी काम है। अगर आपको ये नहीं याद है तो ये ऐसे सम्स कभी भी सॉल्व नहीं होंगे, इन्हें आपको भूलना नहीं है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब सबसे पहले हम जो है वो लेट कर लेते हैं। ठीक है, डिविडेंड बाय नेचुरल नंबर, कोई नेचुरल नंबर एक प्राकृत संख्या है, ठीक है, जिसे देने पर भागफल हमारे भाजक से 5 गुना, मतलब जो हमारा डिवाइज़र है उसका 5 टाइम्स है, मतलब हम डिवाइज़र को यहाँ पे लेट करेंगे। लेट डिवाइज़र भाजक x। ठीक है, तो हमारा भागफल मतलब कोटेंट क्या मिलेगा? 5 टाइम्स से 6 ज़्यादा है, मतलब इसका 5 गुना प्लस 6। ठीक है, ये दोनों मिल गया और हमें शेषफल तो ऑलरेडी 1 दिया हुआ है क्वेश्चन में और हमारा भाज्य दिया हुआ है, तो लिख लो भाज्य 460 डिविडेंड और रिमाइंडर शेषफल। ठीक है, अब हम इसे इस फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला इट मीन्स जो हमारा ये मेथड है,
ठीक है। सो लिख लो सबसे पहले तो क्या है वो, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। क्या क्या है, डिविडेंड 460 है, डिवाइजर कितना है हमारा x, क्वोटिएंट क्या है, इट्स नॉट प्लस इट्स मल्टीप्लिकेशन, 5x प्लस 6 प्लस 1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 460 इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। ठीक है। अब अगेन शिफ्टिंग वगैरह कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 460 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। यहाँ तक तो ये इक्वेशन फॉर्म अभी होने को है, बाकी है थोड़ा सा। ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 459 विच इज़ इक्वल्स टू 0। आई होप कि यहाँ तक कुछ भी डाउट नहीं है। ठीक है। अगर यहाँ तक आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप बोल सकते हो। ठीक है ना। अब हम इसे सेम अभी फैक्टराइजेशन मेथड हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। आपको लगता है फॉर्मूला मेथड से जा सकते हो तो यू कैन गो थ्रू इट, नो इश्यूज़, बट मैं फैक्टराइजेशन ही यूज़ करने वाली हूँ। आपको ये मल्टीप्लाई बाय ये करना है। ठीक है। ये हमने फैक्टराइजेशन में देखा था, अगर आपको यहाँ पे कोई नंबर है तो आपको उससे उसे मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इसे इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो आई थिंक हमारे पास आना चाहिए 5 9 ज़ा 45। ठीक है। 5 5 ज़ा 25, 25 प्लस 4 29 and 5 4 ज़ा 20 प्लस 2 22। अब मल्टीप्लाई करने पर ये और प्लस या माइनस करने पर 6। ठीक है। तो इसके लिए देखो यहाँ पर आपको ना फैक्टराइजेशन आना चाहिए, ऐसे बड़े नंबर्स भी कभी कभी, क्योंकि अगर आपको फैक्टराइजेशन में से बड़ा नंबर दे दिया तो ऐसे सिचुएशन में आपको फैक्टराइज करने आना चाहिए। मैं इसको यहाँ छोटा सा फैक्टराइजेशन करके दिखा रही हूँ। 9 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 25 4 बनेगा, 5 9 ज़ा 45। अगेन 9 से डिवीजन जाएगा, 9 5 ज़ा 45, 9 1 ज़ा 9, 17 3 ज़ा 51 एंड 3 1 ज़ा 3। ठीक है। अब इनमें से जोड़ी बनाएंगे जिनका उस मल्टीप्लिकेशन करने पर तो यही मिलने वाला है पता है, बट प्लस माइनस करने पर 6 हो। देखो 7 3 ज़ा 51 एंड 9 5 ज़ा 45, और 51 में से अगर मैं 45 लेस करती हूँ तो मुझे 6 मिलता है। ठीक है। तो हम यही लेंगे, क्या लेंगे, 51 एंड 45, ये प्लस में ये माइनस में, क्योंकि ये मुझे माइनस में चाहिए। अब अरेंज कर लो 5x स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे मैं बट 45 पहले रखूँगी क्योंकि मुझे कॉमन निकालना इजी हो जाएगा। सो माइनस 45x प्लस 51, ये आप अरेंज अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कि यहाँ पे लिखने के टाइम पे आपको बड़ा ही पहले लिखना है, छोटा बाद में लिखना है, ये आप कैसे भी लिख सकते हो। बट यहाँ पे सिंबल साइन का इशू है, तो साइन के लिए आपको याद रखना है कि जो भी ये साइन होगा, फर्स्ट साइन होगा, ये हमेशा बिगर नंबर को जाएगा। ठीक है। नाउ 459 विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे कॉमन निकालेंगे तो ये मुझे मिलेगा 5x कॉमन, x माइनस 9 प्लस 51 कॉमन, यहाँ पर भी बचेगा x माइनस 9 विच इज़ इक्वल्स टू 0। दो ब्रैकेट सेम है, x माइनस 9 5x प्लस 51 विच इज़ इक्वल्स टू 0। ओके। नाउ x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 और 5x प्लस 51 इज इक्वल्स टू 0। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये मुझे मिलता है 9 और x इज इक्वल्स टू यहाँ पे मुझे मिलता है माइनस 51/5। अब आप बोलोगे कि ये तो फैक्ट नंबर हो सकता है क्योंकि डिवीजन में हमें अपॉन वाले नंबर्स देखें, बट हो सकता है, करेक्ट है। बट यहाँ पे क्या इशू, उसने क्वेश्चन में एक चीज़ बोला है कि ये नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या कभी भी अपॉन में नहीं होती, माइनस में नहीं होती, करेक्ट है। ऐसे नंबर सिर्फ रियल नंबर्स होते हैं जो पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव नंबर भी नहीं है, फ्रैक्शन में है, इट मीन्स ये वाला। ठीक है। सो natural number cannot be rational.
प्राकृत संख्या क्या नहीं होती, रेशनल नंबर, प्राकृत संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है, ठीक है। इसलिए x इज़ नॉट इक्वल्स टू -51/5, ठीक है। तो इसलिए हम x की वैल्यू क्या लेंगे, 9 ले लेंगे, ठीक है। x की वैल्यू 9 मिल गई। अब हमें क्या उसने निकालने बोला था, देखो कोटेंट एंड डिवाइज़र। कोटेंट तो मिल गया मुझे x की वैल्यू, अब डिवाइज़र निकालते हैं, सॉरी डिवाइज़र मिल गया, कोटेंट निकालते हैं। डिवाइज़र इज इक्वल्स टू 9, कोटेंट इज इक्वल्स टू 5x + 6, तो 5 × 9 + 6, 5 9 45 + 6 इज इक्वल्स टू 51। तो ये हमारा कोटेंट है और ये हमारा डिवाइज़र है, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड लास्ट सम भी कंप्लीट हो गया है, एक बार अच्छे से देख लीजिए। चलिए अब हमारा 2.6 का सबसे लास्ट सम। In the adjoining figure, ABCD is a trapezium. AB is parallel to CD and its area is 33 centimeters square. From the following given information, the figure find the length of all the sides, fill the empty boxes to get the solution. यहाँ पे हमें एक डायग्राम दिया, संलग्न समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर है CD के, उसका क्षेत्रफल 33 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आकृति में दी गई जानकारी के आधार पर दी गई कृति पूर्ण करो और चतुर्भुज के चारों भुजाओं का लंबाई ज्ञात करो, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो हमें बॉक्सेस दिया है सिर्फ फिल करने के लिए, बट मैं इसकी कैलकुलेशन आपको यहाँ साइड में सिखाऊंगी, ठीक है, साथ साथ में। अब सबसे पहले हम आते हैं उसके एरिया पर। किसी भी ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड। ये पैरेलल साइड है तो AB + CD इंटू हाइट, ठीक है। तो इंटू हाइट है तो हाइट क्या है हमारा AM। फर्स्ट बॉक्स फिल हो गया है। नाउ इसकी वैल्यू लिख दिया, AB की वैल्यू x थी, BC की वैल्यू CD की वैल्यू 2x + 1 थी। AM की वैल्यू क्या है देखो, x - 4, तो हम वो फिल कर लेंगे x - 4, ठीक है। नाउ अभी यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व देखो कैसे किया। यहाँ पे ये 2 था, यहाँ पे डिवीजन था, यहाँ पे चला गया मल्टीप्लिकेशन हो गया, ओके। सो ये हो जाएगा 66, 2x + 2x 3x + 1, और ये ऐसे रहेगा x - 4, ओके डन। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करके लिखना है हमें, यहाँ पे सॉल्व करके लिखोगे नहीं तो नहीं चलेगा। यहाँ पे उसने टर्म इसको करके शिफ्टिंग कर दिया, तो मैं इसको सॉल्व करके यहाँ दिखाती हूँ आपको क्या हो जाएगा। देखो 3x + 1 इंटू x - 4, तो 2 ब्रैकेट की तरह, इसे ब्रैकेट की तरह सॉल्व करेंगे। 3x इंटू x 3x², 3x इंटू -4 3 4 ज़ा 12x, 1 इंटू x + x 1 इंटू 4 -4, तो ये हो जाएगा 3x² - 11x -4, ठीक है। बट यहाँ पे इज इक्वल्स टू में 66 है, तो ये इज इक्वल्स टू 66 हम कैरी करते हैं अभी के लिए, कि शिफ्टिंग करनी है। तो अभी 3x² - 11x -44 सॉरी -4 -66 इज इक्वल्स टू 0। 3x² - 11x -70 इज इक्वल्स टू 0, ओके। ये इस तरीके से हमारा इक्वेशन फॉर्म होगा। अभी क्लियर हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे आया। नाउ यहाँ पे लिख दीजिए आप, एक सेकेंड, ये प्लस क्यों आया, 12
एक मिनट, लेट मी चेक, ये प्लस नहीं होना चाहिए, ये माइनस होना चाहिए। एक बार टेक्स्ट बुक, ओके वेट, लेट मी चेक इट इन अ टेक्स्ट बुक। हाँ वेट, ओके आई हैव चेक्ड इन अ टेक्स्ट बुक, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है डियर। सो आप लोग इसके अकॉर्डिंगली मत जाना है, यहाँ पर नेगेटिव रख के ही सॉल्व करना, क्योंकि आप लोग को टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है। फाइन, तो यहाँ पे आप माइनस रखोगे तो ही आंसर भी आएगा, वरना आंसर भी नहीं आएगा। ओके तो हम ये माइनस रख के ही सॉल्व करने वाले, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, बी केयरफुल अबाउट इट। तो ये हो जाएगा -11x और -70। ठीक है, अब सेम उसने फैक्टराइजेशन यूज़ किया है, अब हम भी इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 7 3 21, 2 10, मल्टीप्लाई करने पर 2 10, प्लस माइनस करने पर 11, तो 21 10 माइनस ये प्लस में। ओके सो जब ये ऐसे हम अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² -21x प्लस 10x -71। 3x कॉमन निकाला, x -7 प्लस 10 कॉमन निकाला, x -7। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन इस तरीके से फॉर्म होगा, वरना हमारा आंसर कभी भी नहीं आएगा। बी केयरफुल। अगर आपको लगता है कि मैं रॉन्ग हूँ तो आप खुद भी करके देख सकते हो, बट वो आंसर कभी भी मैच नहीं करेगा, क्योंकि वो कभी वैल्यू ही नहीं मिलेगी आपको। सो ये हो जाएगा x -7 और ये हो जाएगा x -7। दूसरा ब्रैकेट मिलेगा मुझे x -7 का। अब x -7 = 0, ये हो जाएगा x = 7। अब दो वैल्यू मिली, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। सेम लेंथ कैनॉट बी नेगेटिव, लिखा है यहाँ पे, लेंथ कैनॉट बी नेवर बी नेगेटिव। सो दूसरी वैल्यू जो 7 है वो रहेगी। अब यहाँ पे x कौन है, देखो ए बी x, इट मीन्स इसकी वैल्यू हो गई 7। सी डी क्या है, 2x + 1, 2x + 1 मतलब 2 × 7 + 1, 2 7 = 14 + 1 15। सेंटीमीटर लिख दीजिए आप, सेंटीमीटर में लिखना है आपको, यूनिट दिया हुआ है। और AD और BC सेम है, जिसकी वैल्यू है x -2, मतलब 7 - 2 विच इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको तीनों वैल्यूज़ मिल जाएगी, AB की, CD की और AD-BC की। ओके तो ये सम इस तरीके से करना है आपको, ये प्रॉपर देख लीजिएगा अच्छे से। और यहाँ पे हम अपना 2.6 एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।